एक बार फिर से सुपर एग्री ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी है जो चैनल के लिंक को शेयर कर दें। जितने भी जेट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, और जितने भी अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जितने भी हैं उन पर एक बार चैनल का लिंक शेयर कर दें। जो भी जुड़ना चाहेगा जुड़ जाएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास एक बार जल्दी से लिंक सेंड कर दें, एक बार जल्दी कर दें। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर दें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज हम जो एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी को लिंक सेंड कर दें और बता दें कि एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्दी से बुला लें। जब तक वो आए तब तक हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, वो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब व कहाँ पर स्थापित किया गया। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारत में पहली बार कब व कहाँ पर स्थापित की गई। तो 1936 नई दिल्ली में, 1939 पंतनगर, 1960 पंतनगर या 1960 हैदराबाद। कौन से सन में और कहाँ पर स्थापित की गई। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। जिसने भी आंसर ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन उनका गलत है, वो ध्यान दें। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो थी हमारी पंतनगर में स्थापित की गई। कब की गई? 1960 में। नाम है उसका GBPUAT, गोविंद वल्लभ भाई पंतनगर। गोविंद वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी है जो पंतनगर में स्थापित की गई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की औसत वर्षा प्रतिवर्ष कितनी है। भारत की प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है वो कितनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। 575 mm, 1190 mm, 1510 mm या फिर 1720 mm। एक बार जितने भी देख रहे हैं वो लाइक कर दें और चैट बॉक्स में आंसर लिखें। भारत की औसतन वर्षा, भारत की औसतन वर्षा। जिसने भी जवाब दिया है बी, जिसने भी बी आंसर दिया है उनका सही है। बी आंसर सही है। भारत में औसतन वर्षा वो कितनी है? 1190 mm। या यदि यहाँ पर 1190 ने आकर 1194 आए तो भी 1194 ही राइट होगा। और यदि 1190 94 नहीं आए, यदि 3 ऑप्शन ये आए और यहाँ पर 1200 mm आ जाए तो भी 1200 mm राइट आंसर होगा, क्योंकि औसतन वर्षा जो यदि इन डाटा से नज़दीक जो मिलेगा वही होगी। और जो 575 mm है वो है हमारे राजस्थान की। 575 mm जो है राजस्थान की। और याद रखना जो 1190 है इनको सेमी में कन्वर्ट करते हैं हम, तो सेमी में देखा जाए तो इसका होगा 119.0 mm या फिर 1994 mm हो। 1194 mm होती है तो उसका हो जाएगा 119.4 mm और यहाँ पर हो जाएगा 57.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी mm नहीं होगा, सॉरी सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फोर्थ ए, फोर्थ बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा होगा? जिसने आंसर दिया है फोर्थ बी, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड होगा हमारा जो कौन सा होगा, वो होगा फोर्थ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्ती रसायन लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल कौन सा है? केओलिन, हेक्साडिकेनोल, सोडियम एजाइड या फिर एट्राजीन। चैट बॉक्स में आंसर लिखें, कौन सा प्रकाश परावर्ती रसायन है? कौन सा प्रकाश परावर्ती रसायन है? केओलिन, हेक्साडिकेनोल, सोडियम एजाइड या फिर एट्राजीन। जिसने भी जवाब दिया है केओलिन, केओलिन, केओलिन होता है जो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे ही यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, तो ये केओलिन केमिकल का छिड़काव किया गया है, तो यहाँ से प्रकाश आएगा और वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, वापस परावर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किसी स्थान की अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को कहते हैं। किसी स्थान की अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशा के योग को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या वायुमंडलीय बदलाव। अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशा के योग को क्या कहते हैं? कमेंट चैट बॉक्स में लिखें, आंसर लिखें, और जो भी नए आए हैं वो एक बार लाइक कर दें। अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहेंगे? तो जो अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशा होती है वो तो होती है हमारा मौसम। मौसम बदलता रहता है, अकाल्पनिक होता है, इस पर कल्पना नहीं कर सकते हम कि अभी बदलेगा या बाद में, यह किसी टाइम अपना चेंज कर लेता है, अकाल्पनिक है, कल्पना नहीं कर सकते। जब इस मौसम के योग होता है, मौसम की बहुत सारी दशाओं का योग होता है, तो उसे कहते हैं हम जलवायु, उससे कहा जाता है जलवायु, क्लाइमेट। तो जो इसका वायुमंडलीय दशाओं के योग होता है उसको कहते हैं जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, जिसने बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन दिया है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, अमरबेल कस्कुटा खरपतवार मुख्यतः पाया जाता है। अब अमरबेल खरपतवार है वो कौन सी फसल में पाया जाता है? धान में, रिजगा में, बरसीम में या फिर गेहूँ में? धान, रिजगा, बरसीम और गेहूँ। अमरबेल है जो किसका मुख्य खरपतवार है? चैट बॉक्स में आंसर लिखें, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। जितने भी प्रीमियर में नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अमरबेल मुख्य खरपतवार किसका होगा? तो अमरबेल हमारा जो होता है रिजगा का मुख्य खरपतवार होता है, रिजगा में पाया जाता है। अमरबेल परजीवी होता है और ये जो हमारा रिजगा होता है उसके ऊपर कभी देखना पीला पीला सा होता है, जो एक बिना जड़ का खरपतवार है, और ये रिजगा से अपना भोजन ग्रहण करता है, भोजन का अवशोषण करता है, और ये जो रिजगा होता है उसकी फसल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा, मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू। मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू रोग कवक शरण लेता है, किस पर लेता है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा पर, एस्परडेलस,
टेनुइफोली सेकेरम पर, सेकेरम स्पॉन्टेनियम पर या फिर सभी पर? लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, आंसर लिखें। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, एस्पोडेलस, टेनुइफोली सेकेरम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम या फिर सभी? राइट आंसर क्या होगा? जो मक्का का डाउनी मिल्ड्यू है किस पर शरण लेता है? मक्का का डाउनी मिल्ड्यू इसका आंसर होगा हमारा सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम। जो मक्का का डाउनी मिल्ड्यू होता है वो अपनी जो कवक होता है वो शरण लेता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम पर। अगला क्वेश्चन हमारा, पाला पड़ने की संभावना होने पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? पाला पड़ने की संभावना होने पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? H2SO4, KMNO4, HNO3 या फिर AgI? किस रसायन का छिड़काव करते हैं जिससे पाला से बचा जा सकता है? जिसका भी आंसर H2SO4, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। जिसने भी आंसर ए दिया है उसका सही है। जब पाला के पड़ने की संभावना होती है तो हम खेत के अंदर जो फसल होती है उस पर H2SO4 का छिड़काव कर देते हैं जिससे हमारी फसल बचने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की किरणों के प्रभाव में सर्वाधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस होता है, वो किस रंग की किरण है उसके प्रभाव में ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है? हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग? कौन से रंग में ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, जल्दी से लिखें। जिसने भी हरा रंग, ग्रीन रंग दिया है आंसर, उनका गलत है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है हमारे लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग की किरण होती है रेड लाइट, रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का पौधा, तंबाकू का पौधा दिवस प्रभाव के आधार पर किस वर्ग में आता है? जो तंबाकू होता है टोबैको प्लांट, वो उसको कौन से दिवस प्रभाव में रखा गया? लघु दिवस यानी शॉर्ट डे प्लांट, दीर्घ दिवस लॉन्ग डे प्लांट, और दिवस निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल जिस पर किसी प्रकार का दिन का इतना इफेक्ट नहीं होता है, या फिर मध्यवर्ती दिवस प्रभावी, मध्यवर्ती दिवस प्रभावी। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, बने रहे साथ में। तंबाकू का पौधा होता है जो कौन सा होता है? दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है। इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, सिंचाई की प्रवाह विधि, फ्लूडिंग मेथड से किन फसलों में सिंचाई करते हैं? फ्लूड मेथड होती है, उनसे कौन सी फसलों में सिंचाई की जाती है? सिंचाई की प्रवाह विधि गेहूँ एवं जौ में, चना व सरसों में, धान एवं जूट में, या फिर उपरोक्त सभी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चैट बॉक्स में आंसर लिखें, जल्दी से लिखें। गेहूँ एवं जौ है, चना एवं सरसों, या धान एवं जूट? जिसने भी आंसर सी दिया है, जिसने भी आंसर सी दिया है, धान एवं जूट। धान एवं जूट के खेत में क्या करते हैं, जो फसल होती है उसमें फ्लूड टाइप सिंचाई करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी क्यारी बनाई जाती है और उस क्यारी में सीधा पानी इनफिल्ट
वाटरिंग करवाया जाता है, छोड़ा जाता है, तो एक ऐसे लगता है जिस टाइप बाढ़ आ गई हो, उस टाइप जब खेत भर जाता है तब उसको वापस पानी को बंद कर दिया जाता है पीछे से। इसे फ्लूडिंग मेथड कहते हैं, सिंचाई की प्रवाह विधि। और गेहूँ और जौ होता है, इनमें से हमारी जो क्यारी विधि होती है, चेक बेसिन, उनसे ही सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है तापमान रूपांतरण के लिए सही सूत्र कौन सा है। तापमान रूपांतरण, जो टेम्परेचर होता है उसको परिवर्तन करते हैं, किसी को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। C-32/9 बराबर F/5, या फिर C-32/9 बराबर C/5, C+32/9 बराबर F/5, या फिर C+32/9 बराबर C/5। कौन सा होगा सही तापमान रूपांतरण के लिए सूत्र, कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें कौन सा तापमान रूपांतरण के लिए, तापमान परिवर्तन के लिए सही सूत्र है। तापमान रूपांतरण का सही आंसर होगा जो होगा 4th नंबर वाला, F-32 × 9/5 बराबर सेल्सियस। इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई के साथ उर्वरक फर्टिगेशन देने के लिए सर्वोत्तम सिंचाई विधि कौन सी है। सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। और फर्टिगेशन के लिए सर्वोत्तम उचित विधि कौन सी है, तो बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्रवाह सिंचाई, फ्लूडिंग इरिगेशन, या फिर सभी विधियां हैं जो सिंचाई की ये उपयुक्त रहती है फर्टिगेशन के लिए। सही आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट, चैट बॉक्स में कमेंट करें A, B, C या D। जिसने भी आंसर दिया है ऑल ऑफ दीज, वो एक बार ध्यान दें, उनका आंसर सही नहीं है। सही आंसर होगा बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। ये जो बूंद बूंद सिंचाई होती है, ये उर्वरक देने के लिए, सिंचाई के साथ उर्वरक देने के लिए सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसकी जो बूंद गिरती है, ड्रॉप होती है बूंद बूंद सिंचाई में, जो कहाँ गिरती है, पौधे के जड़ों के क्षेत्र में। और जब पौधों को जड़ों के क्षेत्र में गिरेगी और उसी के साथ उर्वरक भी दिया जाएगा, तो इनके लिए ये मेथड बहुत उपयुक्त है। और इस मेथड से पूरा जो हम उसको उर्वरक दे रहे हैं कम्प्लीटली यूज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र विंड वैन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर टेंसियोमीटर। वायुमंडल में दाब मापने के लिए उपयोग आने वाला यंत्र कौन सा है। चैट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। और जो भी नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा होगा, विंड वैन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या टेंसियोमीटर। तो जब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का पूछ रहा है तो कौन सा होगा, बैरोमीटर। जिसने बी जवाब दिया है उनका सही है, बैरोमीटर होगा जो हमारे वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। और विंड वैन ये क्या करता है, जब हवा की दिशा ज्ञात करनी है तो विंड वैन का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर होता है जो वायु की गति, हवा कितनी गति से चल रही है, कितनी तेज़ या धीरे चल रही है, उसकी गति मापने के लिए एनीमोमीटर का काम लेते हैं। और जो टेंसियोमीटर होता है ये क्या करता है, टेंसियोमीटर को काम लेते हैं मृदा की नमी मापने के लिए, नेक्स्ट है सतह सर्पण मृदा के कणों का
सतह सर्पण उन मृदा कणों का होता है जिनका व्यास खाली जगह और से अधिक होता है। सतह सर्पण, अब सतह सर्पण होता है, ये मृदा क्षरण होता है, तो ये कौन से कणों के आकार वाले कणों में होता है? मृदा के कौन से कणों के आकार वाली मृदा में होता है? 0.001 mm, 0.01 mm, 0.05 mm या फिर 0.5 mm। कौन से मृदा की आकार के कण में होगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? कमेंट करें जल्दी से, कौन सा में होगा सतह सर्पण? सतह सर्पण कौन सी मृदा में होगा हमारे? कौन से आकार की या फिर कितने mm की मृदा होती है उनमें होगा? तो जो हमारी मृदा होती है 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक वाली होती है मृदा, उसमें क्या होता है? सतह सर्पण। और इससे जो छोटी मृदा होती है, मृदा कण होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। वो उड़कर मृदा मतलब उसमें होगा जो निलंबन होगा, 0.05 mm से जो छोटा आकार होगा, व्यास होगा, उन कणों का निलंबन रूप में सतह सर्पण उसका मृदा अपर्दन होगा। और जो 0.5 से बड़े mm के हैं उनका सतह सर्पण वो सतह के ऊपर रेंगते रेंगते आगे की ओर चले जाते हैं, डिस्पर्जल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस राज्य में ड्रिप विधि द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? भारत में किस राज्य में ड्रिप विधि द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ड्रिप तंत्र बूंद बूंद सिंचाई की सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो जो बूंद बूंद सिंचाई की विधि है सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है हमारे महाराष्ट्र में। कौन से? महाराष्ट्र राज्य में। और इस बूंद बूंद का जो उद्भव हुआ था वो भी महाराष्ट्र राज्य से ही किया गया। नेक्स्ट है, बारानी कृषि में बीज दर सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक रखनी चाहिए? बारानी कृषि में बीज दर सामान्य से कितनी अधिक रखनी चाहिए? 10%, 15%, 25% या फिर 30%? बारानी कृषि में बीज दर, जब हम सामान्य खेती करते हैं उससे बारानी कृषि में कितनी प्रतिशत बीज दर अधिक रखेंगे? 10% रखेंगे, 15%, 25% या 30%? जिसने भी जवाब दिया है बी ऑप्शन 15% उसका सही है। जो बारानी कृषि में हम बीज की बुआई करते हैं तो उनके लिए हम 15% है जो बीज दर ज़्यादा रखते हैं। जैसे गेहूं की बीज दर ले रहे हैं हम, तो गेहूं की 100 किलो लेते हैं सामान्य बुआई के लिए, तो हम यहाँ पर बारानी के लिए कितनी लेंगे? 115 kg। नेक्स्ट है हमारा, मोल्ड बोर्ड हल है प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। मोल्ड बोर्ड हल होता है वो कौन सा यंत्र होता है? कौन से भूपरिष्करण में काम आता है? चैट बॉक्स में लिखें कौन से भूपरिष्करण में काम आता है। जिसने भी जवाब दिया है प्राथमिक भूपरिष्करण, ए ऑप्शन उसका सही है। मोल्ड बोर्ड हल होता है हमारा जो प्राथमिक भूपरिष्करण के लिए उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट है, प्रमाणित बीज किस बीज से तैयार किया जाता है? प्रमाणित बीज किस बीज से तैयार किया जाता है? आधार बीज से, न्यूक्लिक सीड से, ब्रीडर सीड से या फिर सभी से? जो हमारा प्रमाणित बीज होता है, कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज को कौन से बीज से तैयार किया जाता है? चैट बॉक्स में लिखे, आंसर लिखे अपना अपना सभी चैट बॉक्स में।
जिसने भी जवाब दिया है आधार बीज। आधार बीज प्रमाणित बीज है जो आधार बीज से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्यों में चर्म रोग, दमा एवं एलर्जी रोग किस प्रकार के खरपतवार के संपर्क में आने से होते हैं। चर्म रोग, दमा और एलर्जी किस ये रोग होते हैं जो कौन से खरपतवार के संपर्क में आने से होते हैं। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कॉन्वोनुलिस ऑर्वेंसिस या मेलिलोटस एल्वा। आपको बताना है कौन सा ऐसा खरपतवार है जिसके जब हम संपर्क में आते हैं तो एलर्जी टाइप या दमा रोग, चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें और जितने भी देख रहे हैं वो एक बार चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब क्या लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो जिसने भी आंसर दिया है ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस यह होता है गाजर घास। और इसके जब हमारे ये संपर्क में आता है ये पौधा खरपतवार का तो इससे हमारे में एलर्जी, दमा रोग और चर्म रोग जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद चर्म रोग हो जाता है इसके संपर्क में आने से। तो दोस्तों आज के लिए हमारे 20 क्विज ही हैं। इसके आगे जो बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर के जो क्विज हैं वो अगली टेस्ट सीरीज में आएंगे। और बायोलॉजी के भी कोशिश है कि बायोलॉजी की भी एक टेस्ट सीरीज लाएं। इसी के साथ साथ तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज साथ साथ चलाएं। और यदि जिनको भी केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से लिंक से जाकर एग्री बाय राठी क्लास में जुड़ें। वहाँ पर केमिस्ट्री संबंधित टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और करवाई भी जाती हैं। और यदि आप चाहते हो कि इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी तीनों की कराई जाए तो वो भी हम कुछ करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, न कि चैट बॉक्स में। जब वीडियो पूरा हो जाता है तो एक बार वीडियो को वापस चालू करके कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें कि क्लास कैसी लगी, ट्यूशन कैसे लगे आज के। और इसी के साथ यदि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर इनके तीनों की क्विज जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज इसी चैनल पर चाहते हो तो भी कमेंट करें। और उस चैनल पर चल रही हैं तो वहां से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा। और मित्रों सभी एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी एग्रीकल्चर, जेट ACR BHU के स्टूडेंट हैं उनके पास जितने भी आपके जानकार हैं, 11th-12th के भी हैं, उनके पास भी लिंक शेयर करें। 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं उनका बैच अभी से स्टार्ट हो जाएगा। जब वो फिर जेट ACR की तैयारी करेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए 11th-12th के भी जो हैं उनको भी एक बार लिंक सेंड करें चैनल का और उनको भी क्लास में आने को कहें। धन्यवाद सभी का।